साथियों नमस्कार। पशुपालन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हम अध्ययन करेंगे वो है पशुओं की बीमारियां, एनिमल डिसीजेज, पशुओं में होने वाले रोग। तो साथियों किसी भी एनिमल में, किसी भी पशु में जो रोग होता है तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो मुख्य रूप से 4 कारण होते हैं जिनकी वजह से किसी भी पशु में कोई बीमारी या कोई डिसीज आ जाती है। वो कौन कौन से कारण हैं? तो सबसे पहला जो कारण है जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है वो है जीवाणु, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी सबसे पहला कारण है। दूसरा जो कारण होता है पशुओं में बीमारी आने का वो है विषाणु जनित, विषाणु से होने वाली बीमारी, इंग्लिश में कहें तो वायरस से होने वाली बीमारियां। तीसरा जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से पशु बीमार हो जाते हैं तो वो है प्रोटोजोआ या परजीवी, जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ या पैरासिटिक डिसीजेज। इसकी वजह से भी पशु बीमार हो जाते हैं। चौथा जो कारण है वो है चयापचय यानी मेटाबॉलिक डिसीजेज। साथियों अब हम इनके उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक में उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला हम देखते हैं जीवाणु जनित। तो जीवाणु जनित, मैं आपको इसके पहले थोड़ा सा एक चीज और बता दूं कि जितनी भी बीमारियां हैं, ये जितनी भी बीमारियां हैं उनमें सबसे खतरनाक जो बीमारियां होती हैं वो विषाणु से, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस, वायरस से होने वाली बीमारी है जिसे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक विषाणु से होने वाली बीमारियां होती हैं क्योंकि हम इसकी पहचान बहुत मुश्किल से कर पाते हैं और साथ में ये अपना रूप बदलता रहता है। साथियों वहीं जो जीवाणु से होने वाली बीमारियां होती हैं उन्हें हम कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक आज की तारीख में मौजूद हैं जिनसे हम जीवाणुओं को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे मनुष्य की बीमारियों की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी निश्चित तौर से खतरनाक बीमारी है लेकिन हम उसे दवाइयों से कंट्रोल कर लेते हैं। साथियों साथ में हम देखें प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाली बीमारी। तो हमेशा याद रखें प्रोटोजोआ में कोई ना कोई, इससे जो बीमारी होती है उसमें कोई ना कोई वाहक यानी वेक्टर मौजूद होता है। जैसे मनुष्य की बीमारियों में हम उदाहरण ले लें मलेरिया, तो मलेरिया में जो वेक्टर है, वाहक है, वो कौन है? मच्छर। मच्छर एक जगह से दूसरी जगह प्लाज्मोडियम को ले जाता है। जो चौथी बीमारी है उसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं, चयापचय यानी मेटाबॉलिक से होने वाली बीमारियां। ये इनमें कोई रोग कारक नहीं होता, जैसे इसमें जीवाणु है, यहाँ विषाणु है, यहाँ प्रोटोजोआ है, लेकिन चयापचय बीमारियों में कोई रोग कारक नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर, पशुओं के शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, जो चयापचय की क्रियाएं चल रही हैं, उनमें कुछ व्यवधान होने के कारण ये बीमारी हो जाती हैं। याद रखें साथियों, जैसे मनुष्य की है डायबिटीज, तो क्या डायबिटीज किसी वायरस, विषाणु, ऐसा कोई कारक मौजूद नहीं है, उसके अंदर इंसुलिन के बैलेंस से गड़बड़ होने की वजह से वो बीमारी हो जाती है। साथियों यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो याद रखने वाली बातें कि हम बात करते हैं टीकाकरण की। ये टीकाकरण क्या होता है? किसी भी बीमारी से बचाव के लिए, बीमारी आने के पहले ही टीका लगाया जाता है जिससे वो बीमारी हमें भविष्य में ना हो। साथियों हमेशा याद रखें कि जो टीका है वो सिर्फ जीवाणु और विषाणु से होने वाली बीमारियों का ही तैयार किया जाता है। याद रखें, आपको बहुत आसान हो जाएगा। जीवाणु और विषाणु से होने वाली बीमारियों का ही टीका तैयार किया जा सकता है। चयापचय का आपने कभी सुना डायबिटीज का टीका लगवा ले? नहीं ना। ऐसे ही प्रोटोजोआ, इसका भी टीका संभवतः संभव नहीं होता है। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट जीवाणु जनित जो बीमारियां हैं उसके उदाहरण देखें तो इसकी जो बीमारी आती है वो है एंथ्रेक्स,
पहले नंबर पर। इसका उदाहरण है एंथ्रेक्स। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है वो है गलघोंटू। इसको एचएस, पूरा नाम है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एचएस या गलघोंटू के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी जो विषाणु जनित ग्रुप में आती है वो है लंगड़ी या बीक्यू, पूरा नाम है बीक्यू का ब्लैक क्वार्टर। साथियों अपने नोट्स में आप पूरा नाम लिख लें, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी, ये तीसरे नंबर की जीवाणु जनित बीमारी है। चौथे नंबर की जो बीमारी है वो है थनैला। इसका एक नाम और है मैस्टाइटिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। पांचवी जो जीवाणु से होने वाली बीमारी है वो है फिड़किया, एंटेरोटॉक्सीमिया। ये मुख्य रूप से 5 बीमारियां हैं जो जीवाणु से होती हैं। साथियों परीक्षा में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गलघोंटू किसकी वजह से होने वाली बीमारी है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या चयापचय। तो हम बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं कि गलघोंटू जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो ये मुख्य रूप से 5 बीमारियां हैं। यह मैं आपको याद दिला दूं साथियों कि हमने मुर्गियों की बीमारियों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। हम मुर्गियों की बीमारी को मुर्गी पालन की क्लास के अंदर शामिल करेंगे जो भविष्य में आपको उपलब्ध होगी। दूसरा ग्रुप है विषाणु से होने वाली बीमारियां। तो इसमें मुख्य रूप से आती है पशु प्लेग, रिंडरपेस्ट, पशु प्लेग, रिंडरपेस्ट। और दूसरी जो बीमारी है जो बहुत महत्वपूर्ण बीमारी, खुरपका मुंहपका बीमारी। इसको एफएमडी, फुट एंड माउथ डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 बीमारियां, एक पशु प्लेग और दूसरी खुरपका मुंहपका, ये विषाणु जनित बीमारियों के अंतर्गत आती हैं। तो साथियों ऐसे हमने जीवाणु जनित की 5 और विषाणु जनित की 2 बीमारियों के उदाहरण देखे। तीसरी जो बीमारी है प्रोटोजोआ, यह परजीवी से होने वाली बीमारी। तो उसमें मुख्य रूप से 2 बीमारियां हैं, एक है चीचड़ी ज्वर जिसे टिक फीवर कहा जाता है और दूसरी है सर्रा, मुख्य रूप से ऊंट की बीमारी सर्रा कहा जाता है। ऐसे फिड़किया, भेड़ और बकरियों की बीमारी फिड़किया। मुख्य रूप से 2 बीमारियां प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाली बीमारियां होती हैं। चौथा ग्रुप आता है चयापचय यानी मेटाबॉलिक डिसीजेज। मनुष्य के अंदर जैसे डायबिटीज वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी इसके अंतर्गत आती है, वो है दुग्ध ज्वर या जिसको मिल्क फीवर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये वो लिस्ट है, 5 बीमारी याद कर लें, इनको बहुत अच्छे से याद कर लें, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 बीमारियां जीवाणु से होने वाली, 2 बीमारियां विषाणु से होने वाली, फिर 2 बीमारियां हैं प्रोटोजोआ से होने वाली और एक बीमारी मिल्क फीवर चयापचय वाली बीमारी है। साथियों इन रोगों में से हम अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोग विस्तार से पढ़ेंगे। वो रोग है गलघोंटू यानी एचएस। पूरा नाम है इसका हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एचएस यानी हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हमने लिस्ट में से देखा था तो ये कौन सी कैटेगरी का है, बैक्टीरिया से होने वाला, जीवाणु से होने वाला रोग है। सबसे पहले हमें देखते हैं कि इसको और किन नामों से जाना जाता है। तो इसको घोंटुआ, घुर्राखा या सिपिंग फीवर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों मैं थोड़ा सा समझा दूं, सबसे पहले ये क्या है, इसका नाम क्या है, गलघोंटू। गल यानी गला, घोंटू यानी घोंटना, यानी कोई गला घोंट रहा है। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया गले को प्रभावित करता है और गले में ले आता है सूजन, और गले में जब सूजन आती है तो गले के अंदर है श्वास नली, तो उस पर बनता है दबाव, तो ऐसा लगता है कि कोई गला दबा रहा हो, गला घोंट रहा हो। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जीवन भर याद रहेगा, गलघोंटू, क्योंकि गले में आ जाती है सूजन और गले पर दबाव बनता है तो श्वास नली में घुटन महसूस होती है, गलघोंटू। इसके और क्या नाम है, तो इसको घोंटुआ, वही घोंटने वाला, घुर्राखा और सिपिंग फीवर, बहुत इंपॉर्टेंट, सिपिंग फीवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो पशु
ज्यादा लंबी दूरी तय करके परिवहन करके लाए जाते हैं वो इस बीमारी के लिए बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, इसलिए इसको शिपिंग फीवर के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कि आखिर ये किन पशुओं को प्रभावित करता है। तो साथियों, ये जुगाली करने वाले पशु हमने पहले पढ़ चुके हैं। जुगाली करने वाले पशु कौन से होते हैं? जुगाली करने वाले पशुओं का रोग है और मुख्य रूप से इसमें गाय भैंस प्रभावित होती हैं। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि भैंस वंश में भी जो 6 माह से 2 वर्ष के बीच के बच्चे हैं वो उसमें इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। रोग कारक आखिर किसकी वजह से? हमने लिस्ट में देख लिया कि बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु जनित है, लेकिन उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला मल्टोसिडा। पास्चुरेला मल्टोसिडा, उसकी वजह से मुख्य रूप से ये रोग होता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं अलग अलग। तो ये गाय के अंदर पास्चुरेला बोविसेप्टिका, याद रखना बड़ा आसान है, गाय को बोवाइन कहा जाता है, इसलिए पास्चुरेला बोविसेप्टिका से मुख्य रूप से किसमें? गाय में। भैंस के अंदर पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका, वैज्ञानिक नाम क्या था? बोवेलिस बोवेलिस, भैंस का बोवेलिसेप्टिका मुख्य रूप से भैंस के अंदर इस रोग को करता है। और पास्चुरेला ओविस ये भेड़ और बकरियों के अंदर ये रोग पैदा करता है, जबकि पास्चुरेला मल्टोसिडा सभी पशुओं के अंदर मुख्य रूप से रोग फैलाने का कार्य करता है। साथियों, अब हम इसके लक्षण देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा गलघोंटू, इसका जो बैक्टीरिया है पास्चुरेला ग्रुप का, वो किसको? गले को प्रभावित करता है, गले में सूजन ले आता है और उसके बाद इस गले के अंदर जो सांस नली है उस पर दबाव आता है। साथियों, जब सांस नली में दबाव आएगा तो पशु को सांस लेने में तकलीफ होगी, और सांस लेने में तकलीफ होगी तो घर घर की आवाज आती है, इतनी तेज, बहुत तेज आवाज, घर घर की आवाज आती है। और साथ में सांस लेने में तकलीफ होने पर उसकी नाक और मुंह से लार और झाग भी टपकने लगता है। और साथियों, जब कोई गला घोंट रहा हो तो पशु कैसे बच सकता है? सर्वाधिक मृत्यु दर इस रोग के अंदर है, बहुत ही खतरनाक रोग है ये। 80 से 90% इसके अंदर मृत्यु हो जाती है। इन बातों को आप ध्यान रखें। और अब लक्षण देखते हैं हम। सबसे पहला लक्षण, सर्वाधिक मृत्यु दर है इसके अंदर। 80 से 90% मामलों में पशु की मृत्यु हो जाती है। श्वसन नाल को प्रभावित करने वाला रोग है। अभी हमने देखा सांस लेने में दिक्कत, तो श्वसन नाल को प्रभावित करने वाला रोग है। तापमान शरीर का, ज्वर, फीवर बहुत तेज हो जाता है, 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये पहुंच जाता है। याद रखें, ये फ़ारेनहाइट में है। मुंह और नाक से लार और झाग निकलने लगता है। आपको इसी लेक्चर में चीजें याद हो गई हैं। मुंह से घर घर की आवाज आने लगती है, गले में घुटन, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और पशु एक दिन के अंदर, सामान्यतः लक्षण आने के बाद एक दिन के अंदर ही मर जाता है। इसको हम एक चीज और समझ लेते हैं साथियों के आखिर ये रोग, ये जो गलघोंटू है, एचएस है, कौन से सीजन में होता है? तो ये मुख्य रूप से बारिश में होने वाला रोग है। बारिश के अंदर जब ह्यूमिडिटी होती है, जब बहुत ज्यादा आर्द्रता होती है, जब हमको पसीने छूट रहे होते हैं, लगता है पंखे के नीचे ही बैठे रहो, मुख्य रूप से उस समय होने वाला रोग है। अधिक आर्द्रता में होने वाला रोग है। साथियों, ये सभी थे इसके लक्षण। हमने आज इस लेक्चर में समझा था, शुरू में समझा था कि जो बैक्टीरिया और वायरस से जो रोग होते हैं उनका हम टीकाकरण कर सकते हैं। तो साथियों, एचएस का भी टीकाकरण मौजूद है। अगर हम समय पर टीकाकरण कराएं तो हम पशु को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो साथियों, कब टीकाकरण कराएं? बीमारी कब होती है? बारिश में। जब अधिक आर्द्रता होती है तब ये बीमारी आती है। तो हम टीकाकरण कब करवाएं? बारिश के पहले।
हमको बारिश के पहले मई और जून महीने में इसका टीकाकरण करवाना चाहिए। बारिश के पहले। उस टीके का नाम भी है, उसको कंपोजिट ब्रॉथ वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। कंपोजिट ब्रॉथ वैक्सीन। साथियों, इस आधुनिक युग में वैज्ञानिक बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो आजकल इस एचएस के साथ में बीक्यू की जो बीमारी है, लंगड़ी, बीक्यू की बीमारी, दोनों बीमारियों का एक साथ टीका भी आता है, जिसे बायोवैक के नाम से जाना जाता है। बायोवैक, जिसके अंदर एचएस और बीक्यू दोनों बीमारियां शामिल हैं। साथियों, वैज्ञानिकों ने तो इससे आगे बढ़कर के भी काम किया। अब तो एचएस यानी गलघोंटू, बीक्यू यानी लंगड़ी, और साथ में वायरस से होने वाली बीमारी एफएमडी, खुरपका, मुंह पका, इन तीनों बीमारियों का भी एक साथ वैक्सीन आ गया है, जिसका नाम ट्रायोवैक है। ट्रायोवैक, 3 बीमारियों का एक साथ टीका। तो ये इसके टीकाकरण की जानकारी है। साथियों, हमने जो हमारी लिस्ट थी 10 बीमारियों की लिस्ट, उसमें से हमने एक बीमारी गलघोंटू विस्तार रूप से समझने की कोशिश की है। साथियों, मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस चैनल को ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जो घंटी है उसको भी दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।